नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। संकल्प के यूट्यूब चैनल पर आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, हस्ताक्षर के अंतर्गत हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम अपने समय के जो वरिष्ठ कवि हैं, युवा कवि हैं, शायर हैं, उनसे हम बातचीत करें, उनकी काव्य यात्रा के बारे में जानें, समझें। और ये प्रयास है हमारा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो जाने समझे कि साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में अगर ये हस्ताक्षर हैं तो क्यों हैं और उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्या सीख ले सकते हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ही जनपद के बलिया के रहने वाले हैं अदनान कफील दरवेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है अदनान। और अदनान गढ़वार के रहने वाले हैं और बहुत ही कम समय में कविता के क्षेत्र में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। एक जाना पहचाना नाम है अदनान कफील का। बहुत ही कम उम्र में इनको भारत भूषण अग्रवाल सम्मान मिला, वेणुगोपाल सम्मान मिला, रविशंकर उपाध्याय सम्मान मिला और संकल्प सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। तो एक कवि की काव्य यात्रा के बारे में हम लोग बात करेंगे, कविताएं भी सुनेंगे। तो आइए हम बातचीत की सिलसिला शुरू करते हैं अदनान से। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस हस्ताक्षर कार्यक्रम में अदनान। और सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा समय था जब अदनान को लगा कि उसके अंदर एक कवि है। कुल मिलाकर के अदनान की जो काव्य यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है और भारत भूषण अग्रवाल सम्मान तक वो पहुँचती है काव्य यात्रा। देखिए, काव्य यात्रा जैसी जो चीज़ है वो बहुत ही उलझी हुई है जी। और ये प्रश्न भी बड़ा उलझा हुआ है कि कब से एहसास हुआ। एहसास होना तो मुझे लगता है बहुत बाद में हुआ, लेकिन जो कविता का जो संस्कार है वो मुझे लगता है कि बचपन में ही कहीं ना कहीं पड़ा होगा। क्योंकि घर का जो माहौल था कविताओं का और कहानियों का ख़ास तौर से, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियाँ अक्सर उस पर बातचीत होती थी, उसको पढ़ा जाता था। कुछ उनके उपन्यास भी रखे हुए थे घर में और कुछ पत्रिकाएं भी आती रहती थी घर पे। और अक्सर बातचीत में भी कुछ शेर, कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे मीर को हमने बचपन में इसी तरह से जाना सुना अपने बड़ों से, ख़ास करके मेरे दादा जो थे तो मीर के शेर को अक्सर दोहराते थे, गालिब के शेर को। तो चूँकि भाषा उनकी बहुत ही कठिन थी, कह लीजिए, या मेरी समझ के बाहर की चीज़ थी, तो मैं अक्सर उनसे पूछता था कि शेर का क्या अर्थ हुआ। तो वो बार बार यही कहते थे कि इसका अर्थ तो हमारे अपने अंदर होता है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि कविता का अर्थ जो है वो असीमित है। कविता का अर्थ वो नहीं है जो सिर्फ उन पंक्तियों में लिखा गया है। हम उसका अर्थ जो है अपनी संवेदना के हिसाब से, या अपनी जो जीवन यात्रा है, या अपने जीवन अनुभव हैं, हम उनसे जोड़ करके ही कविता का कोई अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। तो कविता दरअसल एक भावों का एक पुलिंदा है, कह लीजिए, एक बंडल है कि जिसमें हम अपनी स्मृतियाँ मिलाते हैं और उससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो कविता उस तरह से देखें तो कोई बहुत ही ठोस एक चीज़ नहीं है, लेकिन कविताएं भी बहुत तरह की होती हैं। कुछ कविताओं में कोई ठोस बात भी होती है सीधे सीधे, लेकिन कविता पे भी निर्भर करता है। तो काव्य यात्रा तो वहीं से ही शुरू हुई, मुझे लगता है बचपन में ही। एक गीतों का भी एक वो रहा, माहौल रहा कि कुछ कोई गुनगुनाने की चीज़ें, और कभी भोजपुरी गीत कोई गुनगुना रहा है, कोई गज़लें कोई चल रही हैं, कुछ टेप रिकॉर्डर वगैरह भी था पुराना घर में, तो उससे भी बहुत पुरानी गज़लें, बेगम अख्तर और मेहदी हसन, तो इस तरह से चलती रहती थी चीज़ें। तो एक जो लय है कविता की, वो मुझे लगता है उसका संस्कार वहीं से पढ़ना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल। तो लिखने की प्रक्रिया तो बचपन से शुरू, लेकिन कब लगा कि या फिर समाज और जो हमारा है वो कब मान्यता दिया कि अदनान एक कवि भी है, वो कब ऐसा लगा आपको? देखिए, कविता को लेकर तो एक संकोच हमेशा से रहता है अपने अंदर, वो शायद अभी भी बहुत ज़्यादा है कि हम जो लिख रहे हैं वो किसी काम का है भी या नहीं। तो कवि होने को लेकर के कोई बहुत उस तरह का तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जब मैं ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष का छात्र था दिल्ली में,
तो उस समय एक गोष्ठी हुई थी जिसमें मैं उस तरह से निमंत्रित तो नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ गया मुझे बुलाया गया था श्रोता के रूप में, और वहाँ मेरा नाम किसी ने पर्चे पे लिख करके और आयोजकों तक पहुँचा दिया, और फिर मुझे वहाँ से बुलाया गया। तो पहले तो मैं बहुत संकोच में पड़ गया और घबराया भी, मैंने इनकार भी किया कि देखिए मैं तो कविताएँ लिखता नहीं हूँ, मैं पहले ही मुकर गया। फिर उसके बाद बहुत वो से मैं मंच पे गया और मैंने कुछ कविताएँ, 2-3 कविताएँ मैंने वहाँ पढ़ी। तो एक सार्वजनिक होने का एक वही अवसर था मुझे लगता है, जिसको मैं याद कर पा रहा हूँ। उसके पहले तो इस तरह का कोई अवसर नहीं आया कि मुझे ये महसूस हुआ हो कि मैं कवि हूँ या कवि जैसी कोई चीज़ मेरे अंदर मतलब है। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? 18 साल होगी, 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में समाज ने एहसास कराया अदनान को कि वो एक कवि भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि वो कविता हम लोग सुने, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, जिस कविता के लिए आपको भारत भूषण अग्रवाल सम्मान मिला, किबला। जी। वो कविता हम लोग सुनना चाहेंगे। जी, कविता का शीर्षक है किबला। माँ कभी मस्जिद नहीं गई, माँ कभी मस्जिद नहीं गई, कम से कम जब से मैं जानता हूँ माँ को। हालांकि नमाज़ पढ़ने औरतें मस्जिदें नहीं जाया करती हमारे यहाँ, क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है और सिर्फ़ मर्दों की इबादतगाह। लेकिन औरतें मिन्नतें मुरादें मांगने और ताखा भरने मस्जिदें जा सकती थीं, लेकिन माँ कभी नहीं गई। शायद उसके पास मन्नत मांगने के लिए भी समय न रहा हो, या उसकी कोई मन्नत रही ही नहीं कभी। ये कह पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। यूँ तो माँ नैहर भी कम ही जा पाती, लेकिन रोज़ देखा है मैंने माँ को पौ फटने के बाद से ही देर रात तक उस अंधेरे करियाए रसोई घर में काम करते हुए, सब कुछ करीने से सैंतते संभारते लीपते बुहारते हुए, जहाँ उजाला भी जाने से खासा कतराता था। माँ का रोज़ रसोई घर में काम करना ठीक वैसा ही था जैसे सूरज का रोज़ निकलना। शायद किसी दिन थका मांदा सूरज न भी निकलता, फिर भी माँ रसोई घर में सुबह सुबह ही हाज़िरी लगाती। बहुत खूब। रोज़ धुएं के बीच अंगीठी सी दिन रात जलती थी माँ, जिस पर पकती थी गरम रोटियाँ और हमें निवाला नसीब होता। माँ की दुनिया में चिड़ियाँ, पहाड़, नदियाँ, अखबार और छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं थे। उसकी दुनिया में तो चौका, बेलन, सूप, खरल, ओखरी और जांता थे। जूठन से बजबजाती बाल्टी थी, जली उंगलियाँ थी, फटी बीवाई थी। उसकी दुनिया में फूल और इत्र की खुशबू लगभग नदारत थे, बल्कि उसके पास तो कभी न सूखने वाला टप टप चूता पसीना था। उसकी तेज़ गंध थी जिससे मैं माँ को अक्सर पहचानता। खाली वक्तों में माँ चावल बीनती और गीत गुनगुनाती। ले ले यह बालम बजरिया से चुनरी, और हम कुछू चाहीं रटते रहते। माँ डिब्बे टटोलती, कभी खोवा, कभी गुड़, कभी मलीदा, कभी मिथौरा, कभी तिलवा और कभी जनेरी की दरी ला कर देती। एक दिन चावल बीनते बीनते माँ की आंखें पथरा गईं। ज़मीन पर देर तक काम करते करते उसके पाँव में गठिया हो गया। माँ फिर भी एक टांग पर खटती रही। बहनों की रोज़ बढ़ती उम्र से हलकान, रोज़ 5 बार सिर पटकती खुदा के सामने। बहुत खूब। माँ के लिए दुनिया में क्यों नहीं लिखा गया अब तक कोई मरसिया, कोई नौहा? मेरी माँ का खुदा इतना निर्दयी क्यों है? माँ के श्रम की कीमत कब मिलेगी आखिर इस दुनिया में? मेरी माँ की उम्र क्या कोई सरकार किसी मुल्क का आईन वापस कर सकता है? मेरी माँ के खोए स्वप्न क्या कोई उसकी आँख में ठीक उसी जगह फिर रख सकता है जहाँ वे थे? माँ यूँ तो कभी मक्का नहीं गई, वो जाना चाहती थी भी या नहीं ये कभी मैं उससे पूछ न सका। लेकिन मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि माँ और उसके जैसी तमाम औरतों का क़िबला मक्के में नहीं, रसोई घर में था। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बेहतरीन कविता अदनान आपकी। और एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कविताओं के लिए आप जो बिंब और प्रतीक लेते हैं, उनका जो चयन करते हैं, तो वो कहाँ से आप लेते हैं? क्योंकि आपका जो फैलाव है बलिया से दिल्ली तक, तो आपको सबसे ज़्यादा सहज कहाँ लगता है कि वो बिंब और प्रतीक जहाँ से हम उठा सकें अपनी कविताओं के लिए? बिंब और प्रतीक हमेशा अपने जीवन से ही आता है। जो जीवन हमने जिया है या जो जीवन हम जी रहे हैं,
जो चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं, कवि या कोई भी कलाकार उसी को बिंबों में, रूपकों में ढालने की कोशिश करता है अपनी बात को एक एक्सप्रेशन का माध्यम चुनने के लिए। तो वो जीवन से ही आती हैं चीज़ें। बिल्कुल। और कभी इस जो यात्रा है आपकी, अभी तो बहुत छोटी सी यात्रा है, लेकिन कभी ऐसा लगा कि हमने जो रास्ता चुना है काव्य लेखन का, इसको ब्रेक किया जाए या फिर डाइवर्जन की कभी कोई बात आई कि दूसरा रूट पकड़ा जाए, कुछ ऐसा? पहली बात तो ये है कि कविता का जो रास्ता है ये पूर्व नियोजित नहीं था। ये एक दुर्घटना की तरह से मैं कविता में आ गया। अच्छा। कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी वो तो विज्ञान से हुई, और बचपन में मैं हमेशा एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है मुझे सोच करके कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था और कवि बन गया। तो ये पहली चीज़ तो यही है कि ये यात्रा मैंने चुनी नहीं थी, ये जीवन मैंने चुना नहीं था। क्योंकि आज के दौर में या किसी भी दौर में कवि होना या कलाकार होना बहुत ही कठिन काम है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, बल्कि इसलिए भी कि एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। आप जो भी लिखते हैं उसका बहुत असर होता है। बिल्कुल। तो आप बहुत लोगों को एक समय प्रभावित कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी वाणी पे बहुत ही ज़्यादा एक उबूर होना चाहिए कि आप जो कहें वो उससे एक बात निकले और उस बात का कोई वज़न हो, कोई उसकी वजह हो। तो आप कविता में गप नहीं कर सकते हैं, आप कविता में ऐसी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं जो आप आमतौर पे ऐसे बोलते रहते हैं। तो कविता एक बहुत ही गंभीर माध्यम है, ख़ास तौर से कविता या साहित्य का कोई किसी भी विधा को आप चुनें, वो बहुत ही गंभीर माध्यम है। तो ये तो है कि ऐसा लगता है कि इसको छोड़ दिया जाए, तो हमेशा ही लगता है कि इसको छोड़ करके कुछ और ही कर लिया जाए जो उससे आसान हो। तो आसानी का चुनाव तो लेकिन हमारे हाथ में होता नहीं है, क्योंकि कला की यात्रा जब एक बार शुरू हो जाती है तो आप उसे किसी तरह से भी चाह के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक बेचैनी आपके अंदर हमेशा उठती रहती है। क्योंकि कविता जैसी चीज़ बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है, वो आपके अंदर से प्रस्फुटित होती है। जब आप कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस कर रहे होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि उसी क्षण वो कविता में रूपायित हो जाए, हो सकता है 10 साल बाद हो, 20 साल बाद भी चीज़ें आएंगी। अब इसी कविता की अगर मैं बात कहूँ तो ये जो इस कविता की जो माँ है या इस कविता की जो स्त्री है वो ऐसा नहीं कि वो आज की स्त्री है, वो 20 साल पहले की माँ होगी, है ना। और वो जहन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, वो जीवन भी अब तो बहुत बदल गया है। तो हर जगह बहुत तरह की चीज़ें, आधुनिक चीज़ें आ गई हैं। अब वो जीवन स्त्रियों का उस तरह का नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि अभी भी भारत जो है गांव में ही बसता है, और ऐसे बहुत सारे इलाके भारत में भी हैं जो जहाँ पे बिजली नहीं है और बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। तो वहाँ पे जो स्त्रियों का जीवन है, मुझे लगता है कि इस स्त्री का जो जीवन जो इस कविता में उभर कर आ रहा है, ये बहुत सारी स्त्रियों का है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जब बात स्त्रियों की हो रही थी, एक और कविता है आपकी स्त्रियों पर कि मैं एक स्त्री की हत्या में शामिल हूँ, वो कविता हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। जी। कविता का शीर्षक है एक स्त्री की हत्या में शामिल हूँ। कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हैं, तंदूर बुझ चुका है, आसपास पानी गिरने से ज़मीन काफ़ी हचाड़ हो गई है, पत्तलों के ऊढ़े लगे हुए हैं, जगह जगह डिस्पोजेबल गिलास और दोने बिखरे हुए हैं, कुत्ते पत्तल चाटते चाटते थक गए हैं और अब खेल कर रहे हैं, तंबू और शामियाने अब उजाड़े जा रहे हैं, चमकदार पर्दे और रॉड उतारे जा रहे हैं। शाम को यहाँ शादी के भोज का एहतमाम था, शाम को यहाँ बत्तियों की जगर मगर थी, आदमी बूढ़े जवान और बच्चियों की चहल पहल थी। शाम को यहाँ एक नशा सा था फ़ज़ा में, एक उत्साह, एक उत्सव का माहौल। अब कन्या की विदाई हो रही है, माहौल में एक अजीब उजाड़ सा है, कुछ स्त्रियों का सामूहिक दिखावटी विलाप चल रहा है। कन्या रस्मन रोकर चुप हो गई है, वधू पक्ष के लोग जहेज़ का सामान और झपोलियाँ लदवा रहे हैं, सबके पास कोई ना कोई काम है। कन्या का पिता बाहर रसोइये की चौकी पर बैठा है, उसकी आंखों में तसल्ली और दुख दोनों की रेखाएं मौजूद हैं। कन्या को दूल्हे की सजी धजी गाड़ी में अब बिठाया जा रहा है, वो फिर से बिलख रही है, सब उसे सांत्वना दिला रहे हैं। इस वक्त कन्या के मन में क्या चल रहा है ये तो शायद वो भी नहीं जानती। आज जिस पुरुष की वह स्त्री मान ली गई है उसे तो बिल्कुल भी नहीं जानती। आज उस स्त्री के प्रथम सहवास का दिन है, आज ही एक पुरुष ने उसे बड़ी धूमधाम से ख़रीद लिया है, आज ही उसकी हत्या होगी, लेकिन आज ही उसका एक नए घर में पुनर्जन्म भी होगा। नया सजा धजा घर, नया शरीर, नए हाव भाव,
नई हंसी इतनी नई कि कुछ दिनों में ही भूल जाएगी अपना पिछला जन्म। उस प्रेमी का चेहरा भी जिसे उसने अपने सीने के तहखाने में छुपा दिया था, पिता के घर की देहरी को लांघने के बाद ही। कुछ समय बाद वो शायद माँ बने, वंश वृद्धि करे, अपनी औलाद को चूमे और ढूंढे उसमें अपनी प्रेमी का खोया चेहरा। लेकिन ऐसा शायद कभी कभी ही होगा। मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों का मैं भी एक गवाह हूँ, क्योंकि मैं भी उस स्त्री की हत्या में शामिल हूँ। बहुत खूब, बेहतरीन कविता है। और कविताओं की बात हो रही है तो जब हम कविता लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कविताएं पढ़ते भी हैं। तो जो समकालीन कवि हैं हमारे, जो वरिष्ठ कवि हैं, तो वो कौन से ऐसे कवि हैं जिनको लगता है कि वो हमारे बिल्कुल करीब हैं और उनसे हम कुछ सीखते हैं, प्रभावित होते हैं, कुछ ऐसा? कविता एक ऐसी विधा है जिसमें हम ये कभी तय नहीं कर पाते हैं कि हम किनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह कवियों का एक समूह आपको मिल जाएगा। दुनिया की हर भाषा में, या उस भाषा में भी जिसको भाषा माना भी नहीं जाता है, उस भाषा में भी, क्योंकि मनुष्यता ने जिस चीज़ को सबसे पहले आविष्कृत किया, खोजा, वो कविता ही थी। बिल्कुल। कहीं भी सभ्यता का विकास हुआ तो वहाँ कविता सबसे पहले लिखी गई, चाहे वो किसी चीज़ के माध्यम से हो। तो दुनिया का हर कवि मुझे प्रभावित करता है, मैं जैसे भी पढ़ पाता हूँ। मैं किसी चीनी कवि को पढ़ता हूँ, मैं उससे भी प्रभावित होता हूँ। किसी जापानी कवि को पढ़ता हूँ, उससे भी प्रभावित होता हूँ। किसी अंग्रेज़ी कवि से भी प्रभावित होता हूँ। लेकिन अगर हिंदी का सवाल है तो हिंदी में तो कविता की बहुत लंबी परंपरा है, लगभग 1000 सालों की एक यात्रा है। तो मैं समय समय पे सबसे प्रभावित होता रहता हूँ। समकालीन में भी बहुत अच्छे अच्छे कवियों की एक पूरी एक जमात है जो लिख रही है, सक्रिय है और रही भी है। और ख़ास तौर से एक जुड़ाव मैंने केदारनाथ सिंह के साथ महसूस किया है बचपन से ही। चूँकि केदार जी से मेरा परिचय तो बहुत बाद में हुआ, दिल्ली जा कर के ही। लेकिन उसके पहले जब मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि मैं 5वीं में पढ़ता हूँगा, और मेरी जो छोटी जो बहन है वो और भी छोटे दर्जे में पढ़ रही होगी। तो वो जिस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया गया था, तो वहाँ केदार जी एक समारोह में आए थे। अच्छा, गढ़वार में ही वो समारोह था कि? जी जी, गढ़वार में एक समारोह, होराइजन स्कूल। जी जी। संयोग से उसका गवाह मैं भी हूँ उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम की तैयारी मैंने ही करवाया था। अच्छा। ये मेमोरेबल है ये तो। बिल्कुल। तो मैं उसमें सुनने के लिए गया था। तो वहाँ केदार जी की एक कविता थी। मुझे उसकी कुछ पंक्तियाँ ध्यान है, स्मरण आ रही हैं। शाम बेचती है। शाम बेचती है। हाँ, बिल्कुल। ये कविता थी। जी जी, वहाँ तो बहन भी मेरी थी, वो उस कविता की एक कॉपी जो है उसके पास भी थी। अच्छा। और उसे पढ़ रही थी, उसे कंठस्थ कर रही थी। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा उससे कि क्या है ये, तो उसने दिखाया। तो वो पहला परिचय था केदारनाथ सिंह के साथ, और वो कविता मुझे बहुत ही प्रभावित कर गई, क्योंकि उस कविता में एक लय है, और एक बहुत ही शानदार जो भी उसका जो एक माहौल है, पूरी कविता का जो पर्यावरण है उसके अंदर, वो हमारे आसपास का ही एक पर्यावरण है। तो उससे मैं प्रभावित हुआ। और फिर काफ़ी बड़े होने के बाद जब मैं दिल्ली गया, तो मैंने केदारनाथ सिंह की और कविताओं को पढ़ा और उनसे और परिचय, तो कविता के थ्रू मैं उन तक पहुंच पाया। तो उनकी कविताएं मुझे ख़ास तौर से हमेशा प्रभावित करती रही हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कवि हैं हिंदी में, तो राजेश जोशी अभी बाहयात हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं अभी। तो उनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे कवि हैं। बिल्कुल, अच्छी बात है। और आपकी एक बड़ी अच्छी कविता है मेरी दुनिया के तमाम बच्चे। वो कविता मुझे भी बहुत पसंद है कि जो माहौल है पूरी दुनिया का, युद्ध की विभीषिका है। तो जाहिर सी बात है कि जब युद्ध की विभीषिका होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान है तो बच्चे होते हैं और स्त्रियां होती हैं। तो उन बच्चों को लेकर के आपने कविता लिखी है, वो कविता हम लोग सुनना चाहेंगे, मेरी दुनिया के तमाम बच्चे। जी, इस कविता का शीर्षक है मेरी दुनिया के तमाम बच्चे। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो साफ़ सुथरी दीवारों पर पेंसिल की नोक रगड़ेंगे। वो कुत्तों से बतियाएंगे और बकरियों से और हरे टिड्डों से और चींटियों से भी। वो दौड़ेंगे बेतहाशा हवा और धूप की मुसलसल निगरानी में, और धरती धीरे धीरे और फैलती चली जाएगी उनके पैरों के पास। देखना देखना वो तुम्हारी टैंकों में बालू भर देंगे एक दिन, और तुम्हारी बंदूकों को मिट्टी में गहरा दबा देंगे। वो सड़कों पर गड्ढे खोदेंगे और पानी भर देंगे,
और पानियों में छपा छप लौटेंगे। वो प्यार करेंगे एक दिन उन सब से जिनसे तुमने उन्हें नफ़रत करना सिखाया है। वो तुम्हारी दीवारों में छेद कर देंगे एक दिन और आर पार देखने की कोशिश करेंगे। वो सहसा चीखेंगे और कहेंगे, देखो उस पार भी मौसम तो हमारे यहाँ जैसा ही है। वो हवा और धूप को अपने गालों के गिर्द महसूस करना चाहेंगे और तुम उस दिन उन्हें नहीं रोक पाओगे। एक दिन तुम्हारे महफूज घरों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और पेड़ों पे घोंसले बनाएंगे। उन्हें गिलहरियाँ काफ़ी पसंद हैं, वो उनके साथ ही बड़ा होना चाहेंगे। तुम देखोगे जब वो हर चीज़ उलट पुलट देंगे उसे और सुंदर बनाने के लिए। एक दिन मेरी दुनिया के तमाम बच्चे चींटियों, कीटों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और तमाम वनस्पतियों के साथ मिलकर धावा बोलेंगे और तुम्हारी बनाई हर एक चीज़ को खिलौना बना देंगे। क्या बात है, बहुत खूब, बेहतरीन कविता है। और कविताओं के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप क्या समझते हैं? संवेदना सबसे ज़रूरी चीज़ है। संवेदना, जी बिल्कुल। हमारी जो युवा पीढ़ी है, वैसे तो आप भी युवा हैं और अभी आपको बहुत कुछ काम करना है, लेकिन जो नए लड़के हैं, जिस उम्र में जैसे आपने कविता लेखन जब शुरू किया था या फिर जैसे जिस उम्र में आपको लगा कि मैं कवि हूँ, कविता लिख सकता हूँ, तो उस उम्र के जो रचनाकार हैं, जो युवा कवि हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? सबसे ज़रूरी संदेश तो यही है कि अपने आप को बचाएं। जो माहौल है, जो शोर है, जो चारों तरफ जो एक अजीब तरह का एक शोर पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में इस समय तो चल रहा है कि मनुष्यता हर जगह से विस्थापित की जा रही है और एक हिंसा का एक नया दौर दुनिया में हर जगह और हमारे अपने देश में भी चल रहा है और हिंसा की साजिश। और तो इसमें क्या है कि मनुष्य को जो उसके अंदर की जो स्वाभाविक जो गुण है, किसी के दुख में दुखी होना, किसी की खुशी में खुश होना, ये प्राथमिक गुण है। अगर आप मनुष्य हैं तो ये आप में होगा ही होगा। लेकिन जो समय है और जो समाज है और जो उसकी पूरी जो जटिल एक संरचना है जिसमें राजनीति भी आ जाती है, सामाजिकता भी आ जाती है और तत्कालीन जो समय की और जो सारी ताकतें हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो बाज़ार है, वो तमाम आपकी संवेदना को आपके अंदर से निकाल करके और आपको एक उत्पाद में बदल लेना चाहते हैं जिसकी वो पैकेजिंग करके बेच सकें मार्केट में और उसका मुनाफा कमा सकें। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो किसी कवि होने के लिए ही नहीं बल्कि बचे रहने के लिए। तो इस समय अपने आप को बचाना, अपने आप को सेव करना सबसे ज़रूरी है। अगर हम सेव हो गए तो मुझे लगता है कि दुनिया भी बच जाएगी और कविता भी बच जाएगी। बहुत ही एक बड़ी बात कही आपने कि आज के दौर में अपने आप को बचाना भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकें, हमारी संवेदना कैसे बची रहे। और हम अंतिम सवाल लेंगे, इससे पहले हम चाहेंगे कि एक कविता हम लोग और सुने आपसे। और बहुत सारी कविताएं हैं आपकी, लेकिन एक कविता है ढिबरी, और मुझे लग रही है ढिबरी के बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि ढिबरी है क्या। तो वो ढिबरी हम लोग बचपन में देखते थे कि वो एक बोतल में छोटा सा शीशी होता था, उसमें केरोसिन ऑयल डाल करके और एक छोटा सा बत्ती लगाते थे हम उसमें और वो जलाते थे शाम के टाइम में। वो ढिबरी है और वो दौर ख़त्म हो चुका है, वो चरखा ख़त्म हो गया। तो अदनान की एक और विशेषता भी है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो शब्द हैं, जो बिंब है, प्रतीक हैं, उनको ले करके अपनी कविताओं में जीवंत करते हैं। तो वो कविता हम लोग सुन रहे हैं, ढिबरी। जी, इस कविता का शीर्षक है ढिबरी। ये बात उन दिनों की है, ये बात है उन दिनों की जब रात का अंधेरा एक सच्चाई होता था और रोशनी के लिए सीमित साधन ही मौजूद थे मेरे गांव में, जिसमें सबसे इज़्ज़तदार हैसियत होती थी लालटेन की, जिसे साँझ होते ही पूछा जाता और उसके शीशे चमकाए जाते। हर रोज़ राजा बेटा की तरह माँ और बहनें तैयार करती थी उसे, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल मुखिया लगता था। शाम को घर के अंधेरों का लालटेन प्रायः घरों में एक या दो ही होते थे, जिन्हें प्रायः अनहरकूब घरों की इज्जत रखने वाली जगहों पर ही बारा जाता, मसलन बैठके में या फिर रसोई घर में। कभी कभी तेल चुक जाने पर हम ढिबरी के प्रकाश में पढ़ते। मुझे आती थी हाजमोले की शीशी से ढिबरी बनानी, एक छेद टेकुरी से उसके ढक्कन में, फिर बाती पिरोकर तेल भरना होता था, बस। ढिबरी जलने से करिया जाता था ताखा, जिसे सुबह गीले कपड़े से पोंछना पड़ता था। ढिबरी का प्रकाश बहुत मध्यम होता,
आँखों पर बहुत ज़ोर पड़ता था पढ़ने में, ढिबरी को यहाँ वहाँ ले जाने में उसके बुझने का धड़का भी बराबर लगा रहता। उसके लिए ज़रूरत होती थी सधी हथेलियों और सधे कदमों के खूबसूरत मेल की। अब इस नई दुनिया में जहाँ ढिबरी एक आदिम युग की बात लगती है, मैं जब याद करता हूँ अपना अंधेरा बचपन, जहाँ अब भी बिजली नहीं पहुँचती और न ही काम आती है कोई ज़ोरदार टॉर्च, तो आज भी उसी नन्ही ढिबरी के से रोशन होता है, तो आज भी उसी नन्ही ढिबरी से रोशन होता है वो पुराना ठहरा समय, जहाँ एक ढिबरी अब भी लुढ़की पड़ी है जिसका तेल बरामदे के कच्चे फर्श पर फैल रहा है। वाह, बेहतरीन। जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है हमारी, तो इस व्यवस्था में एक युवा अदनान और एक कवि अदनान अपने आप को कहाँ देखता है? मतलब ये व्यवस्था उसके लिए कितनी सार्थक है, कितनी सहयोगी है जो दौर चल रहा है इस समय? सार्थकता का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो उसके विरुद्ध है। जो समय है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, ख़ास तौर से हमारे देश का या कहीं का भी, आप कहीं का उदाहरण लेंगे, आप चीन का उदाहरण लीजिए, आप पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, कहीं का लीजिए, और भारत का भी है, तो व्यवस्था तो हमेशा कवियों के खिलाफ रही है। व्यवस्था को हमेशा जो है वो कवियों से, कलाकारों से ही दिक्कत रही है, क्योंकि कलाकार हमेशा सच बोलता है, कम से कम अपनी कविता में तो सच बोलता है, अपनी कला में, अपनी जो कलाकृति वो तैयार करता है उसमें तो हमेशा सच्चा होता है, भले ही वो व्यवहारिक रूप से या अपनी वो में, अपनी आइडेंटिटी में उस तरह से ना हो, उतनी सच्चाई उसमें ना हो, उसका वहन ना कर पाए, क्योंकि वो मनुष्य है, उसमें कमज़ोरियाँ भी होंगी, लेकिन जब भी वो कलाकृति तैयार करता है उसमें बहुत सच्चा होता है। और सत्ता को हमेशा जो है सच से दिक्कत होती है, लगता है उसको। तो सार्थकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसके विरुद्ध ही है। वो उसको हर तरह से डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करती है सत्ता, या उसे उपकृत करने की कोशिश करती है कि उपकृत करके भी उसका अधिग्रहण किया जा सके। लेकिन ऐसा हमेशा होता आया है, भले ही कुछ कवि जो है सत्ता प्रतिष्ठानों की का यशगान करते हों, लेकिन कविता की लाज जो है उससे नहीं बचती है, और उसके लिए तमाम ऐसी शक्तियाँ, तमाम ऐसे कवि कलाकार सच बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, भले ही उनको जेल जाना पड़े, उनका कितना भी उत्पीड़न हो, और हमारे देश में तो ऐसे उदाहरण बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कविता जो तो मनुष्यता के पक्ष में खड़ी होती है और मनुष्य बनने का एहसास कराती है, और जो भी कविता हो या फिर कला हो, अगर मनुष्यता के पक्ष में खड़ी नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी बात आप कही, आपने कहा। और एक ठिठुरते लैंप पोस्ट सुनना चाहेंगे हम लोग आपसे। जी, मैं इस कविता को, हाँ, इस कविता का शीर्षक है ठिठुरते लैंप पोस्ट। वे चाहते तो सीधे भी खड़े रह सकते थे, वे चाहते तो सीधे भी खड़े रह सकते थे, लेकिन आदमियों की बस्ती में रहते हुए उन्होंने सीख ली थी अतिशय विनम्रता और झुक गए थे सड़कों पर। आदमियों के पास उन्हें देखने के अलग अलग नज़रिए थे। मसलन किसी को वे लगते थे बिल्कुल संत सरीखे, दृढ़ और एक टांग पर योग मुद्रा में खड़े। किसी को वे शहंशाह के इस्तकबाल में कतारबंद खड़े सिपाहियों से लगते थे, किसी को विशाल पक्षियों से जो लंबी उड़ान के बाद थक कर सुस्ता रहे थे। लेकिन एक बच्चे को वे लगते थे उस बुढ़िया से जिसकी अठन्नी गिरकर खो गई थी, जिसे वो ढूंढ रही थी। जबकि किसी को वे सड़क की दिल में धंसे सलीब की तरह लगते थे। आदमियों की दुनिया में वे रहस्य की तरह थे, आदमियों की दुनिया में वे रहस्य की तरह थे। वे काली खूनी रातों के गवाह थे, शराबियों की मोटी पेशाब की धार और उल्टियों के भी। जिस दिन हमारे भीतर लगातार चलती रही रेत की आंधी, जिसमें बनते और मिटते रहे कई धूसर शहर, उस रोज़ मैंने देखा खौफनाक चीखती सड़कों पर झुके हुए थे बुझे हुए ठिठुरते लैंप पोस्ट। क्या बात है, बहुत खूब। और अदनान, आप हमारे हस्ताक्षर कार्यक्रम में आए, बहुत ही बेहतरीन आपने कविताएं सुनाई, कविता पर बहुत सारी बातें हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश है कि हम अन्य कवियों से मिलते रहें, उनसे बात करते रहें, और उनकी जो काव्य लेखन की जो यात्रा है, कविता की यात्रा, उस यात्रा से हम आपको परिचित कराते रहें। हस्ताक्षर कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा।
अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।